गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म का तीसरा आपका वीडियो है। इससे पहले चैप्टर में जो भी दिया हुआ था हमने उनकी बात कर ली थी। आगे कुछ एक छोटा सा और बचा हुआ है टॉपिक और चैप्टर, उनकी हम आज बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, उससे शुरू करेंगे। एंड एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आप यहाँ सुनते हैं, देखते हैं, एक नोटबुक और एक पेन रखा करो साथ में, हाथों हाथ लिखते रहा करो कि सर क्या बता रहे हैं, क्या बोर्ड पे लिखा हुआ है। बिकॉज़ बोर्ड पे देखिए सारी चीज़ें हम नहीं लिख पाएंगे। बोर्ड पे केवल वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो मेन टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, केवल वही बोर्ड पे लिखे जाते हैं। क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स के मेरे पास व्यूज़ आए कि सर ये बच्चे केवल सुनते हैं, कुछ लिखते नहीं हैं, कुछ ये नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग एक नोटबुक और पेन रखा करो और उसको लिखा करो। जहाँ पे वीडियो आगे जा रहा है रिवर्स कर लिया करो, पॉज कर दिया करो, जितने भी फ़ोन में फंक्शन है वो सारे काम में लिया करो। हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की। ये आपका तीसरा लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। इसमें देखिए हम बात कर रहे थे डिजीज़ की, कि ह्यूमन बींग्स में माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। ह्यूमन बींग्स की हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें हमने जो भी मेन इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया से होती हैं, उनकी हमने बात की थी। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स के अंदर भी क्या ये डिजीज़ होती है। देखिए लेट मी क्लियर, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। आपने विटेकर का नाम सुना होगा। विटेकर एक साइंटिस्ट का नाम है और विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था और उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ह्यूमन बींग्स को भी एनामेलिया ग्रुप के अंदर ही शामिल किया था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग भी एनिमल ही है, बट कुछ यूँ मान लीजिए कुछ आपके हैबिटेट के हिसाब से, हैबिटेट का मतलब रहन सहन के हिसाब से ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ अलग क्वालिटी डेवलप हो गई और जो कैटल्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, उनमें अलग क्वालिटी डेवलप हो गई और उन्हीं क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनमें अडेप्टेशन हो गया और अडेप्टेशन के बेसिस में उनमें जो भी कैरेक्टर्स आने थे वो उन्हीं क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग आ गए। यहाँ पे देखिए हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में आपकी एक डिजीज़ स्पेशली मेनली देखी गई है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम से ये एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है और ह्यूमन बींग्स में भी इस डिजीज़ को देखा गया है। बिकॉज देखिए अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल सिस्टम्स की, तो लगभग ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के लगभग इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। बस जैसा कि मैंने भी बताया आपको कि अडेप्टेशन के बेसिस पे कुछ ऑर्गन, उनका एवोल्यूशन, उनके वर्किंग स्टाइल्स, उनके फंक्शंस वो कुछ अलग हो सकते हैं। एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स डिजीज़ को ऑब्जर्व किया गया। किसने किया था ऑब्जर्व? रॉबर्ट कॉच एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एंथ्रेक्स डिजीज़ को ह्यूमन बींग्स एंड कैटल्स दोनों में ऑब्जर्व किया था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है बैक्टीरियम से ये डिजीज़ होती है। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं 3-4 साल पहले, आप 3-4 साल पहले का एक बार कोई नॉवल उठा के देखना, उसमें एंथ्रेक्स का एक यूँ मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये इन्फेक्ट किया था इसने लोगों को भी और कैटल्स को भी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्लांट्स के अंदर भी डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। इसका देखिए बिल्कुल सीधा सा एग्जाम्पल है। प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनका भी जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल वैसा ही है। वो मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करके अपना एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी से अपना सर्वाइव करते हैं। सेम वही प्रोसेस आपके ह्यूमन बींग्स में होती है, बस फ़र्क इतना सा है कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। उसी ऑक्सीजन से उनमें एनर्जी बनती है और उसी ऑक्सीजन से एनिमल्स के अंदर एनर्जी बनती है। मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म है वो लगभग सेम है, कुछ चेंजेस हैं। हम बात कर रहे थे प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी प्रकार की डिजीज़ हम देख पाते हैं? इसका सीधा सा आपका जवाब है कि हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लांट्स में देखिए, ह्यूमन बींग्स में तो आपको सभी को पता है कि अगर किसी प्रकार की डिजीज़ होती है वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती है। फाइनली अगर आप प्रॉपर
उपचार नहीं करवाते हैं या डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो फाइनली आपकी डेथ हो जाती है। ऐसा ही आपके प्लांट्स के अंदर होता है। अगर किसी भी प्रकार की डिजीज़ या किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार की क्रॉप को या किसी प्रकार के पौधे को अगर इन्फेक्ट करता है, तो हम जो सबसे मेन चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचाती है वो है रिड्यूसिंग यील्ड, मतलब जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, रेड्यूस होने लगती है। और चूंकि हम खेती क्यों करते हैं, हम खेती इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। और अगर किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है, किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी फसल को इन्फेक्ट कर देता है, तो हम जो भी अपना प्रोडक्शन है उसकी रेट में हम धीरे धीरे गिरावट देख सकते हैं। वेल, इसके दो एग्जाम्पल है। वीट के अंदर नॉर्मल बीमारी है रस्ट ऑफ वीट, जो कि फंजाई की वजह से होता है। अच्छा, फंजाई क्या होती है? फंजाई भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब आप विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें फंजाई के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, देखेंगे हम बाद में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो मतलब किस तरीके से वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होते हैं, वो जनरली आपके एयर, वाटर, कंटैक्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे जो रस्ट ऑफ वीट है, यहाँ पे फंजाई की वजह से ये डिजीज़ हो रही है। और ये फंजाई बाय द एयर या फिर बाय द सीड आपके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। वेल, इसके बाद में है भिंडी का नाम आपने सबने सुना होगा कि भिंडी आपका वेजिटेबल है। उस भिंडी के अंदर येलोवेन नाम का एक डिजीज़ होता है, और ये डिजीज़ वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस एक भिंडी के पौधे से दूसरे भिंडी के पौधे पर बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट पहुंचता है। किस तरीके से? देखिए, एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो किसी भिंडी के प्लांट के ऊपर बैठता है, और उस वायरस के जो भी आपके फिन्स हैं या फिर जो भी उसके लेग्स हैं, आपके जो भी उसके फोरलिम्स हैं, हाइंड लिम्स हैं, उनसे ये वायरस चिपक के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर यूँ मान लीजिए भिंडी के एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से पूरा जो अपना क्रॉप है, पूरी जो अपनी खेती है, इसको वो इन्फेक्ट कर देते हैं। वेल, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग का। इसके बारे में खैर वैसे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। फूड पॉइजनिंग बेसिकली, अगर आप किसी भी तरह का इन्फेक्टेड फूड अगर आप लेते हैं या खाते हैं, तो आपके पेट में यूँ मान लीजिए किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो जाता है, मिनरल्स को लेके, न्यूट्रिएंट्स को लेके, उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि यदि आप रात का रखा हुआ खाना खाते हैं जो कि हल्का सा स्मेली है, जिसमें बहुत एक अजीब तरह की स्मेल आती है, और आप वो खाना अगर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके फूड पॉइजनिंग होगा। एक्चुअली उस खाने में ऐसा क्या था? देखिए, उस खाने में वायरसेस और बैक्टीरियाज थे, जो कि कैसे आए उस खाने में। देखिए, जब आप ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने के लिए या ओरिजिन होने के लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके मिलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट ने मिलर ने क्लियर किया था कि जहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स हैं और जहाँ पर एक ट्रांजिट टेम्परेचर है, ट्रांजिट टेम्परेचर का मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर, सॉरी, उसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करने के लिए या हाई लेवल पे रखने के लिए जो टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। वेल, जब एक किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, और ये चारों चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन वहाँ पे हो जाता है। ऐसा ही आपके रात के रखे हुए खाने में होता है। उस खाने में ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। वेल, इसको हम क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग। मतलब किसी भी तरह के कंटामिनेटेड फूड को ग्रहण करने से हमारे पेट में जो डिस्टर्बेंस होता है, पेट मतलब स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ, इन सभी चीज़ों में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फूड पॉइजनिंग कहेंगे। वेल, हम फूड पॉइजनिंग से बच कैसे सकते हैं?
हम फूड को प्रिजर्व करके अगर रखें, हम खाने को अगर हम ऐसे टेम्परेचर पे रखें या फिर उसमें कुछ ऐसा मिलाएं जिसकी वजह से खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो, उस चीज़ को हम कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। वेल, फूड प्रिजर्वेशन में ज़्यादा बाहर हमें नहीं जाना है। हम केवल घर में जो चीज़ें काम आती हैं या जो हमारे मम्मी जी खाना प्रिजर्व करके रखते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम एक बार ऑब्जर्व करें तो हमें हमारे सवाल का जवाब ईजिली मिल जाएगा कि फूड को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अचार होता है घर में। आपने देखा होगा कि अचार का जो डब्बा होता है उसमें जो अचार का लेवल होता है वो यहाँ तक होता है और ऑयल का लेवल यहाँ तक होता है। ऐसा क्यों? ऑयल का लेवल ऊपर क्यों है? वो इसलिए कि ऑयल जो है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अपना क्या है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे कंटेंट से, हमारे सब्सटेंस से दूर रखता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने से ये रोकता है। वेल, ऐसे प्रिजर्वेटिव आप केमिकली भी यूज़ कर सकते हो, आप लैब के अंदर भी ऐसे प्रिजर्वेटिव तैयार कर सकते हो और इनको हम केमिकल मेथड्स के अंदर शामिल करते हैं कि केमिकली अगर किसी तरह के प्रिजर्वेटिव आप बना सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो किसी भी खाने को या किसी भी सब्सटेंस को इन्फेक्ट होने से। वेल, इसके बाद में हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की। सॉरी, देखिए कॉमन साल्ट में क्या होता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। आंवला, आप सबने नाम सुना होगा। आंवले में क्या होता है कि आंवले की जो आंवला होता है फ्रूट, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम उसके ऊपर साल्ट की एक पतली सी परत बना देते हैं, जिससे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें डेवलप नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। केमिकली हम सब्सटेंसेस को या लिक्विड्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड और बेस। एम आई राइट? एसिड और बेस। एसिड और बेस का आप निर्धारण कैसे करेंगे? दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन पीएच। पीएच अगर किसी भी लिक्विड की या किसी भी सब्सटेंस की 7 से कम है, 7 से कम है तो आप उसको क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। और अगर 7 से ज़्यादा है तो आप उसको बेसिक कहेंगे। आप इसका वैसे हल्का सा अंदाज़ा आप टेस्ट करके भी लगा सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कहीं पे आपके चोट लगी और वहाँ से हल्का सा ब्लड निकलता है और आप उस ब्लड को मुंह में दबा के आप वहाँ पे ब्लड निकलने से आप रोकते हो उस जगह को, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ब्लड का जो टेस्ट है वो हल्का सा नमकीन लगेगा। और ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.4। ब्लड की पीएच क्या होती है? 7.4। इसका मतलब उसकी पीएच 7 से ऊपर है तो वो हल्का सा बेसिक है। वेल, इसके बाद में हम बात कर रहे थे प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन में देखिए साल्ट इस तरीके से काम आता है। आंवला की जो भी आपकी फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उनके ऊपर हम साल्ट का एक हल्का सा लेयर बनाते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप नहीं हो पाते हैं। वेल, साल्ट से हल्का सा कहीं पे मॉइस्चर वगैरह आ सकता है। आप सब ने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा कि नमक से हमें हल्की सी सीम महसूस होती है। और एक्चुअली मॉइस्चर कहाँ आता है? मॉइस्चर वहाँ आता है जहाँ पे एयर में वाटर प्रेजेंट है। जहाँ पे एयर में वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे मॉइस्चर आता है। फिर इस मॉइस्चर को कम करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम शुगर का यूज़ करते हैं। हम शुगर का यूज़ करते हैं मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए। या फिर आप यूजुअली ये भी कह सकते हो कि साल्ट की जगह हम अगर शुगर का यूज़ भी करें तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को या किसी भी सब्सटेंस को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके बाद में एक विनेगर नाम का केमिकल सॉल्यूशन होता है, जो कि अगर आप किसी भी खाने की चीज़ में मिला देते हैं या किसी भी सब्सटेंस में मिला देते हैं तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। और जब नेचर एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें देखिए क्या होता है कि एक लुई पास्चर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सब्सटेंस को एक उचित टेम्परेचर अगर आप देते हैं, जिसको आप ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो कि अभी बताया मैंने, जिसको आप ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हो, अगर उस ट्रांजिशन टेम्परेचर पे लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप घर की चर्चा करते हैं, अपने मम्मी जी हैं, वो दूध को, मिल्क को रात को गर्म करके रखते हैं। यहाँ तक ठीक है, सबने देखा होगा।
रात को गर्म करने के बाद में उसको ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद में उसको फ्रीज में रखा जाता है। ऐसा क्यों? उसको बाहर क्यों नहीं रख सकते हम? उसको बाहर हम इसलिए नहीं रख सकते कि जो दूध हमने गर्म किया था वो धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर वहाँ तक आएगा, फिर वापस धीरे धीरे वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस टेम्परेचर पे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस दूध को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में रखने के बाद में जो टेम्परेचर है, देखिए फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है? लो होता है, ठंडा होता है। और ठंडी जगह पे और बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे किसी भी तरह का किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो सकता है। इसके बाद में जो अपना अगला बिंदु है वो है नाइट्रोजन साइकिल। हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल एक्चुअली हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, नाइट्रोजन साइकिल की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसके ओरिजिन के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और पूरे एनवायरनमेंट में 78% अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी नाइट्रोजन अपने पास प्रेजेंट है 78%, क्या उसको प्लांट्स और एनिमल्स सीधे इंटेक कर लेते हैं? नहीं। हमें क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जिनको आप नाइट्राइट और नाइट्रेट कहते हैं। उनमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है और फाइनली नाइट्रेट को सोल्यूबल फॉर्म में जो प्लांट्स हैं वो इंटेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लुक एट हियर, ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कितनी परसेंट? 78%। लेकिन हम क्या करेंगे? इस 78% को हम फॉर्म चेंज करके इंटेक करेंगे। कैसे? दो तरीके से इसका मोड चेंज होता है। दो तरीके से इसका मोड चेंज होता है। पहला तरीका है, जो भी आपके लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, उससे आपका जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है वो थ्रू द केमिकल रिएक्शंस वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में या डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करने का नाइट्रोजन को? दूसरा तरीका है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी लेग्यूम प्लांट्स हैं, लेग्यूम प्लांट्स का मतलब जिन प्लांट्स के फली लगती है, उन प्लांट्स में उनकी जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। वो राइजोबियम काम क्या करता है? वो राइजोबियम आपके नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रोजनस कंपाउंड का मतलब है नाइट्रेट या नाइट्राइट। एक्चुअली लास्ट फॉर्म जो है सॉल्युएबल फॉर्म, वो तो आपकी नाइट्रेट होती है। पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये नाइट्रेट कहाँ आ गई? सोइल में आ गई। कहाँ आ गई? सोइल में या मिट्टी में आ गई, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युएबल फॉर्म के अंदर मिट्टी में आ गई। अब यहां से क्या होगा? एक पौधा थ्रू द रूट्स के जरिए इस नाइट्रोजन को अपने अंदर लेगा। यहां तक क्लियर है? और एक पौधा इस नाइट्रोजन से ग्रोथ भी करता है, डेवलपमेंट भी करता है, उसकी मेटाबॉलिक जो रेट्स है उनको भी नाइट्रोजन प्रॉपर बनाए रखती है। उसके बाद में देखिए क्या हुआ, एक फूड चेन का नाम आपने सुना होगा, आगे आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि इस सृष्टि में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर डिपेंड्स ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन सॉइल में थी वो नाइट्रोजन कहाँ पहुँच गई? प्लांट्स के अंदर पहुँच गई। प्लांट्स से कहाँ पहुँच गई? एनिमल्स के अंदर पहुँच गई। अब देखिए हमें इस नाइट्रोजन को दोबारा कहाँ तक पहुँचाना है? सॉइल तक पहुँचाना है। देखिए कोई भी आपका अमर नहीं है, ना पौधे और ना एनिमल्स। सबकी उम्र होती है, सेल्स सबकी डिवीज़न करना बंद कर देती हैं, सभी की सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म बंद हो जाता है और फाइनली
उस पौधे को या उस एनिमल को हम क्या कहते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म। देखिए लिखा हुआ है डेड ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा पौधे के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या वेस्ट पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के या एनिमल्स के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। लेकिन हमें क्या करना है? उसको दोबारा से मिट्टी में हमें पहुंचाना है, सॉइल में पहुंचाना है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है हमें। तो ये बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसको आप एक्सक्रीटा बोलते हो, वो इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर उनका डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, बैक्टीरियाज के द्वारा इस लार्ज मॉलिक्यूल को इस तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उन सिंपल मॉलिक्यूल से होता हुआ जो आपका नाइट्रोजन है दोबारा से इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट कहां पहुंच जाता है? सोइल के अंदर पहुंच जाता है। देखिए एक साइकिल तो ये हुई, हमने जो भी नाइट्रोजन थी एनवायरमेंट में उसको हमने कहां पहुंचा दिया? सॉइल में पहुंचा दिया। सॉइल से हमने प्लांट्स में पहुंचा दिया, प्लांट से हमने एनिमल्स में पहुंचा दिया, और एनिमल से हमने दोबारा से सॉइल में पहुंचा दिया। वेल, इसी को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। एक तरीका और है जिससे सॉइल से जो भी नाइट्रोजन दोबारा से थोड़ी बहुत एनवायरमेंट में पहुंचती है, उस तरीकों को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस गैसेस फॉर्म, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्रेजेंस के अंदर ही सोइल में जो भी नाइट्रेट प्रेजेंट है उसको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में पहुंचाया जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।